नेशनलिज्म इन इंडिया पार्ट 3। तो अभी तक हम लोगों ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में पूरा पढ़ लिया था। तो आज हम लोग उसके बाद की मूवमेंट्स के बारे में स्टार्ट करेंगे। जब तक हम लोगों ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में पढ़ा हुआ था, आपको एक चीज हमने क्लेरिफाई किया था कि नॉन महात्मा गांधी चाहते थे कि जो भी हो एक नेशन वाइड और एक मतलब क्या बोलते हैं, सब तरफ एक ही टाइम में मूवमेंट हो। ये उनका आइडियाज था। तो उनका आइडिया कारगर भी हुआ। उन्होंने सत्याग्रह का आइडिया रखा था, स्वराज का आइडिया रखा था, और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट उसी आइडियाज का एक इम्पैक्ट था। अब एक चीज आना था कि स्वराज आइडिया आ रहा था, तो भाई ये स्वराज एक्चुअली क्या था? तो स्वराज आइडिया एक आइडियाज पहले से ही यहाँ पे दिया गया था इंडिया में, क्योंकि ब्रिटिश लोग रूल कर रहे थे। तो स्वराज का आइडिया दिया गया था। स्वराज दो वर्ड से बना है। स्व मीन सेल्फ, राज मीन रूल, मतलब सेल्फ रूल। हम लोग किसी के अंडर में जो रह रहे हैं, हमें किसी के अंडर में नहीं रहना है। हमको खुद को खुद रूल करना है। मतलब हम लोगों को किसी कॉलोनियल पावर के या किसी आउटर बॉडीज के रूल या उसके अथॉरिटी के अंडर में नहीं रहना है। ये चीज के लिए स्वराज का आइडिया। तो स्वराज का जब आइडियाज इनिशिएट हुआ था, वेरी देयर आर डिफरेंट डिफरेंट पीपल्स आर देयर हु हैड एक्चुअली थिंक दैट स्वराज को अपने हिसाब से उन्होंने प्री कंजप्शन ले लिया था। प्री एजम्पशन क्या किया था कि प्री एजम्पशन में उनका ये था कि मेनी पीपल्स हैव थिंक अबाउट डिफरेंट डिफरेंट थिंग अबाउट द स्वराज। सब लोगों का सोच अलग था कि स्वराज का मतलब उन्होंने अलग अलग के हिसाब से लिया हुआ था। कुछ के हिसाब से था कि स्वराज के मतलब सेल्फ रूल था। कुछ के हिसाब से था कि स्वराज मीन्स वी शुड गेट द फ्रीडम फ्रॉम द प्लांटेशन एग्रीकल्चर। कुछ का स्वराज का मतलब कि हमको अच्छा नौकरी मिले। कुछ का स्वराज बोलने से हमको अच्छा खाना मिले। कुछ का स्वराज बोलने से हम आराम से रहें। कुछ का स्वराज बोलने से हम लोग को टैक्स देना नहीं पड़ेगा। तो इन शॉर्ट, ये स्वराज का जो आइडिया था ये पर्सन टू पर्सन वेराइज करता था। हमारे कंट्री में पर्सन टू पर्सन वाइज स्वराज का आइडियाज को बहुत ज्यादा वेराइज किया गया था। तो उसी आइडियाज का इफेक्ट बहुत जगह में हुआ है। जैसे कि आपको बताया गया था प्लांटेशन एग्रीकल्चर, जो प्लांटेशन एग्रीकल्चर में जितने जगह में जो पीजेंट्स लोग काम करते थे, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट, तो उनको क्या लगता था स्वराज के लिए, उनके लिए था कि हम लोग यहाँ से आजाद हो जाए, हम लोग फ्री हो गए। तो उनके लिए स्वराज था कि फ्रीडम था, अपने घर जा पाए, वो चीज था। हालांकि उस टाइम तक स्वराज का मान्य नहीं हुआ था। ना ही मतलब इंडियन गवर्नमेंट का तो फॉर्मेशन हुआ ही नहीं था, और साथ ही साथ ब्रिटिश लोग वो चीज मानते नहीं थे। तो ये आइडियाज लोगों के भीतर था। तो ये आइडियाज के बाद जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट खत्म हुआ, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जब खत्म हुआ, तो आप लोग अगर हम लोग देखते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अगर स्टार्ट हुआ था, जब हम लोग मेजर वे में देखते हैं, जब खिलाफत मूवमेंट के साथ वो 1921 में ज्वाइन हुआ था, तब वो स्टार्ट हुआ था। कुछ ही साल में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बंद हो गया था, जो कि 1922 महात्मा गांधी ने फरवरी 1922 में चौरी चौरा के इफेक्ट्स के बाद उन्होंने बंद कर दिया था। जिस इंसिडेंट में आपको कल हमने बताया था कि जिस इंसिडेंट में चौरी चौरा के एक पुलिस स्टेशन को आग लगा दिया, जिसमें 22 से 23 पुलिस वाले जिंदा जल के मर गए थे। ये चीज महात्मा गांधी को बहुत ज्यादा इफेक्ट में डाल दिया था कि नहीं, अभी वायलेंस बहुत ज्यादा हो रहा है और ये ठीक नहीं, ये मेरे पॉलिसीज के हिसाब से नहीं है। तो उनका था। लेकिन कांग्रेस वालों का, जैसे कि हमने बताया था, कांग्रेस के लीडर्स वालों का सोच कुछ अलग था। उनका सोच ऐसा नहीं था कि जो महात्मा गांधी बोलते थे। उनका सोच था कि अभी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अपने पिक पे जा रहा है और अभी इसको रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि ये पार्टिसिपेशन ये भी था, वो चाहते थे। हालांकि कांग्रेस के दो ग्रुप्स के लीडर्स थे। एक थे यंग लीडर थे और एक थे रेडिकल्स थे। यंग लीडर कौन थे? लाइक जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, ये लोग सारे यंग लीडर। रेडिकल्स कौन थे? उनके पेरेंट्स लोग जो उनसे बड़े बड़े थे उस टाइम, चितरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, एनसी केलकर, ये सारे थे। तो इनका कांग्रेस पार्टी में जो ये दो ग्रुप्स थे, दोनों ग्रुप का सोचना अलग था। अब देख रहे थे कि जब इतना करने के बाद भी इंडिया को आजादी नहीं मिला है, इंडिया को फ्रीडम नहीं मिल रहा है, बेनिफिट नहीं मिल रहा है, तो उन्होंने एक ऑप्शन रखा कि व्हाई नॉट टू डू समथिंग एल्स। तो क्या अलग करे? तो अलग करने का ऑप्शन उन्होंने ये दिया कि इसी दौरान उनका फोकस है कि क्यों ना हम लोग इलेक्शन में खड़े हों। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद इतना इफेक्ट होने के बाद वहां पे क्या क्या प्रोविजनल क्या बोलते हैं, प्रोविंशियल काउंसिल सेट किया था।
मतलब इंडियंस को गवर्नमेंट फॉर्म करने का नहीं था, लेकिन इंडियन को ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में काम करने का और कुछ जगह में इलेक्ट होके उनके जगह में सजेशन देने का राइट्स था, काम नहीं। तो ये जो रेडिकल्स वाले थे, ये जो पुराने सोच वाले ये जो लीडर्स थे, जैसे कि चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, केलकर, इनका सोचना ये था कि नहीं, हम लोग अगर इनके अगर हम लोग ब्रिटिश काउंसिल के तरफ से इलेक्ट होके उन्हीं के गवर्नमेंट के अंडर में अगर भी काम कर रहे हैं तो हम अपने लोगों के लिए कुछ ना कुछ कर सकते हैं, वी कैन डू समथिंग फॉर आवर पीपल। बट देयर इज अ प्रॉब्लम कि अगर हम तो करेंगे, डन, वी विल डेफिनेटली डू दैट, ये तो ठीक था। लेकिन ये वाला बात जब यंग लीडर्स लाइक जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस को पता चला, वो लोग बोलते नहीं, हमको कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, हमको इनके अंडर में रह के काम नहीं करना है। मतलब क्योंकि ये लोग देख चुके थे, बोलते कि इनके अंडर में रह के, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ये लोग हमको धोखा दे चुके हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद हमको बोला गया था कि आजादी देंगे या फिर हमारे को ज्यादा, लेकिन कुछ नहीं दिया गया, ये लोग धोखा दिए, हम लोग नहीं करने वाले, इनके अंडर में रह के हमको कुछ काम नहीं करना है, अब जो भी करना है हमको खुद को करना है। तो ये वाला बात उठा, तो ओके, ये वाला बात जब उठा तो थोड़ा एक बोलते हैं ना गर्मा गर्मी का हो गया, दो ग्रुप्स थे, एक पुराने वाले एक यंग वाले, तो दोनों के बीच में थोड़ा गर्माहट हो गया था, झगड़ा होना। तो इसी वजह से कुछ नए लीडर्स, जैसे पुराने लीडर्स से, लाइक जैसे बताया था ना, सीआर दास, मोतीलाल नेहरू और केलकर और उनके कुछ फॉलोअर्स ने वहां से अलग होके, कांग्रेस से अलग होके, उन्होंने एक छोटा सा फॉर्म्ड स्वराज पार्टी विद इन द कांग्रेस के अंदर में ही रह के उन्होंने एक स्वराज पार्टी का फॉर्मेशन कर दिया था। मतलब उनका फोकस था कि भाई हम लोगों तो काउंसिल में जाएंगे, लेकिन आधे जो कांग्रेस वाले थे जो नहीं मानते, मूवमेंट उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। तो नया मूवमेंट जो था, मोतीलाल नेहरू, ये लोगों ने अलग सा एक ग्रुप बना लिया था, स्वराज पार्टी, उनका फोकस था कि हम लोग काउंसिल इलेक्शन में खड़े हो जाएं और अपने को वोट्स ले। वैसे जो दूसरा पार्टीज था, जो यंग लीडर्स लाइक जवाहरलाल नेहरू, वो लोग उसके फेवर में नहीं थे, वो लोग चाहते थे कि हमको आजादी मिल जाए, हमको कंप्लीट आए, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटिश लोगों ने कुछ अच्छा काम हमारे लिए किया नहीं है और हमें उनके ऊपर भरोसा नहीं है। इस टाइम में ऐसा एक इंटरिम सिचुएशन बना कि डिबेट बनाते थे, टू फैक्टर अगेंस्ट द इंडियन पॉलिटिक्स टुवर्ड्स द लेट 1920 तक आते थे, पूरा इंडियन पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा चेंजेस आने लगा था। और वो चेंजेस क्या था? द फर्स्ट वाज द इफेक्ट ऑफ द वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन, क्योंकि वर्ल्ड वॉर के बाद पहला चीज ग्रेट डिप्रेशन टाइप का, वर्ल्ड वॉर एक इकोनॉमिक डिप्रेशन आया था, वॉर के बाद डिप्रेशन आ चुका था क्योंकि वर्ल्ड में इकोनॉमिक कंडीशन सबका खराब हो चुका था। सेकेंड वाज द एग्रीकल्चर वाज कोलैप्स, क्योंकि ब्रिटिश वॉर के टाइम में इतना ज्यादा सरप्लस प्रोडक्शन करवा दिया गया था कि वो सरप्लस प्रोडक्शन को अभी कहीं पे भी बेचा नहीं जा रहा। वॉर के टाइम में तो जाएगा बोल के जानते थे, बोल के एक्स्ट्रा प्रोडक्शन कर दिए, फार्मर्स बड़े बड़े पिजन्स लेकर प्रोडक्शन का पता चल गया कि ये वॉर चल रहा है, उनका हर महीना डिमांड्स आ रहा है, तो वो लोग पहले से ही एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करके रख रहे थे। अब वो प्रॉब्लम ये हुआ कि एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करके तो रख ही रहे थे, लेकिन वो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन सडनली वॉर खत्म होने की वजह से ये बेचने नहीं हो रहा। 1926 से स्टार्ट हुआ, 1930 तक आते आते कोलैप्स हो गया। इसका एक एग्जांपल बता रहा हूँ, सोच लो कि आपका एक मिठाई का दुकान है, आप यूजुअली जाके मिठाई बेचते हो, लेकिन आप देख रहे हो कि आपके मिठाई के दुकान में हर दिन 50 किलो का मिठाई का ऑर्डर आता है हर दिन, और हर दिन आप लोग देख रहे हो कि एक बंदा आ रहा है और हर दिन थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, 50 का 60 हुआ, तो आप क्या करोगे? 50 आ रहा है तो 60 किलो 10 किलो एक्स्ट्रा करके रखते हो। तब हर दिन देख रहे हो कि 50 के बाद 70 हो गया, तो सडनली अरे भाई थोड़ा बढ़ रहा है, तो आप क्या करोगे? आपसे क्या करने वाला, 50 का है तो भाई 100 किलो बना के रखते हैं, 150 किलो बना के एक्स्ट्रा बन गया, तो चला जाता था, 150 भी बनता था, चला जाता था। अब सोच लो कि आपका जब तक जा रहा है तब आप खुश हो गए, अरे भाई 100 बना रहा हूँ, 150 जा रहा है, 150 बना, मतलब 100 का ऑर्डर आ रहा था, अब 150 आ रहा है, तो 150 के मैं 200 बना के रखता हूँ भाई, एक्स्ट्रा और चला जाएगा, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट होगा, डिमांड आएगा तो मुझे रोकना नहीं पड़ेगा, ऑर्डर आया मैं तुरंत भेज सकता हूँ, ये सोच के रखोगे। लेकिन इमेजिन कर लो सडनली जो ऑर्डर दे रहा था वही उसका कुछ प्रॉब्लम हुआ, ऑर्डर ही खत्म हो गया, ऑर्डर ही नहीं आ रहा है, तो क्या होगा? जितना मिठाई बनाए आप रख रख के बर्बाद हो, कोई खरीदने के लिए नहीं आएगा क्योंकि सबके पास पैसा ही नहीं है। तो ये नुकसान वाला केस हुआ था, वहां पे इतना ज्यादा एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन किया गया था कि सरप्लस प्रोडक्शन बहुत ज्यादा था। अब फार्म्स में नॉट ओनली एग्रीकल्चरल गुड्स, इंडिया के बाहर इफ यू आर टॉकिंग अबाउट इंडिया के बाहर अगर बात करते हैं तो ऐसे जगह में तो फार्म प्रोडक्ट्स भी सड़ रहे थे, फार्म प्रोडक्ट्स और प्रोडक्ट्स मशीनरीज भी सड़ रहे थे, केमिकल वेपन सारे सड़ रहे थे। एंड माइट भी आप लोग को नहीं पता है
क्योंकि ये रिपोर्ट्स हुआ था यूएस और बहुत सारे जगह में जहां पे केमिकल बॉम्ब्स और केमिकल वेपन्स बनाए गए थे, वो पढ़ पढ़ के सड़ रहे थे, उसको क्या किया जाए। तो अल्टीमेटली यूएस के साइंटिस्ट लोगों ने उसका रिसर्च करके एक निकाला कि वही केमिकल्स वेपन से केमिकल निकाल के उन्होंने केमिकल फर्टिलाइजर बनाना स्टार्ट किया। आप लोग अगर देखोगे तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड ग्रेट डिप्रेशन के बाद मार्केट में केमिकल फर्टिलाइजर जाना स्टार्ट हो गया। तो ये सब चीज जो हुआ था, ये दैट्स ड्यू टू दिस डिप्रेशन ओनली। क्लियर? होपफुली आपको समझ में आ गया होगा।